जदीद। कल सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचाई बल्कि आम लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई जमहूरियत में अवामी मैंडेट की कोई अहमियत बाकी रह गई है या नहीं। केपी से नून लीग के सिर्फ 3 MNAs, लेकिन अब उन्हें 5 मखसूस नशस्तें मिली हैं। JUI के सिर्फ 2 मगर 3 सीटें मिल गईं। पीपल्स पार्टी का सिर्फ 1 MNA, लेकिन वो भी 2 नशस्तें ले उड़ी। सवाल यह है कि क्या ये इंसाफ है या एक सियासी बंदोबस्त। इस फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि कोई बड़ी आईनी तरमीम होने जा रही है और साथ ही साथ ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि सानहा 9 मई के केसेस में बहुत से PTI अरकान को नाहिल करने की भी तैयारी अब मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में ये नशस्तें भी हुकूमती अरकान को मिल जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तैयारी हो चुकी है। कल पंजाब असम्बली के अजलास में अपोजिशन ने एहतजाज किया। जवाब में हुकूमती स्पीकर ने 26 अरकान को मुअत्तल किया और रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। सवाल फिर वही है कि हुकूमत अपोजिशन को दीवार से लगाने को ही सियासी कामयाबी समझ बैठी है। दूसरी तरफ मईशत का हाल भी कुछ अच्छा नहीं। हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन माहिरीन इसे गैर हकीकी करार दे रहे हैं। 14,000 अरब का टैक्स हदफ, पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार, नई इंडस्ट्री या बरामदात का कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं। सवाल यह है क्या ऐसी मईशत आगे बढ़ सकती है? क्या सिर्फ अदाद-ओ-शुमार से तरक्की मुमकिन है? और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो बजट अहदाफ कैसे हासिल होंगे? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात का जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर और कानूनदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के करामात को सर आप कैसे देखते हैं? 2/3 अक्सरियत उन्हें मिल गई जिनके पास मैंडेट नहीं था, डायरेक्ट सब कुछ हुकूमती कोर्ट में आ गया है। क्या कुछ एक्सपेक्ट अब आगे आप करेंगे? क्या एक्सपेक्ट करना है? वो कल मैंने उनका शेयर ट्वीट भी किया था कि BA किया, नौकरी की, पेंशन ली, मर गए। हमारे अहबाब के तो यही कारनामे हैं बस। तो हमारे जैसा बान से तो किसी को उम्मीद ही नहीं है कि सच्ची बात यह है कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन होगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम इकरा अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, हुकूमत के ऊपर तो जाहिर है तनकीद है ही हमारी कि आइन नहीं, कानून नहीं, अदालतें खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई, ब्रुटैलिटीज सारी हमारे सामने है। बट द बिगर प्रॉब्लम एक्चुअली इज कि हमारी जो पोजीशन है वो ही नहीं है। PTI की जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है इट्स सो डिस्मल, इतनी बुरी है कि उसके ऊपर बंदा कोई उम्मीद ही जो है वो नहीं रख सकता कि वो कोई अकल की बात, कोई रेजिस्टेंस उसकी तरफ से आ सकती। अब आपने उस वक्त भी आप टीवी कर रही थी और आपके सामने पनामा का केस हुआ और आप देखें कि इमरान खान ने और हम लोगों ने वो केस किस तरह से लड़ा था। यानी इमरान खान कोई जल्दी जागने वाले नहीं है, वो सुबह नमाज पढ़ के सो जाते थे, फिर लेट उठते थे। लेकिन जब ये केस चला है 2 साल, वो 9 बजे पूरे सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरह पहुंचे हैं। रोज डिस्कस होता था कि आज बाहर क्या बात करनी है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, शाम को आपने जो टीवी पे होना है वो क्या होना है, हमारा मीडिया नैरेटिव क्या है, वकीलों ने क्या तैयारी करनी है। आपको कुछ ऐसा नजर नहीं है। इस तरह के जो मुकदमे होते हैं, पॉलिटिकली वॉलेटाइल जो केसेस होते हैं, उनकी पॉलिटिकल प्लानिंग चाहिए होती है। वकील तो कोई भी, आप किसी को भी इस लेवल के ऊपर 1-2 करोड़ रुपया दे के खड़ा कर सकते हैं और वो हो जाएंगे खड़े। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपका जो पॉलिटिकल प्लानिंग है वो इतना बड़ा उसमें लैक है कि कोई ये समझना कि वो कोई खतरा होगा या कुछ होगा वो है ही नहीं, जिसके नतीजे में तहरीके इंसाफ के आम कारकुनों के अंदर बड़ी ज्यादा एक बददिली जो है वो है। इमरान खान के जेल में तवालत की वजह से गुस्सा है लोगों में, और जब गुस्सा और बेबसी इकट्ठी होती है ना तो फिर अपनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर नाउ विटनेसिंग इन PTI। जैसे घर के अंदर भी जब बिल्कुल सही। अच्छा सर, 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है, ऑब्वियसली अब 2/3 अक्सरियत मिल गई है। आप फोर्सी क्या कर रहे हैं? ऐसे कौन से अधूरे काम हैं जो अब हमें पूरे होते हुए नजर आएंगे? देखिए, वो तो जब उन्होंने 26वीं तरमीम करवानी थी तो उन्होंने करवा ली थी, लोग नहीं भी थे तो क्या इशू था? दैट्स नॉट एन इशू। आई डोंट थिंक 27वीं जब उन्होंने करवानी होगी उस वक्त वो फिर करवा लेंगे। लेकिन इशू ये है कि आप इस वक्त ये देखना है हमने, और इधर ये करना है कि आखिर ये जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में 2020 में, अगर आप 21 में, हम पाकिस्तान के यहाँ क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट थी। हम कह रहे थे यहाँ पे ये होना चाहिए, नैब जो है उसको
प्रोसिक्यूशन आज़ाद होनी चाहिए, अदालतें और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। अब तो देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल ही हमारे यहाँ ये डिबेट ही खत्म हो गई है। पाकिस्तान इज नॉट इवन अ डेमोक्रेसी एनीमोर। और यहाँ पे अथॉरिटेरियन जो है अथॉरिटेरियनिज्म इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक बड़ी रिजेंटमेंट है। एंड प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि जिसमें बहुत वही हम बांग्लादेश नहीं है, हम चाइना नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया नहीं है। वहां पे देखें एक मजहब है, एक कौम है, एक जुबान बोली जाती है, कल्चर एक है। हमारे यहाँ तो हर 50 मील के ऊपर जुबान बदल जाती है, कौम बदल जाती है, हमारे जो सारी लिंग्विस्टिक हमारी पॉलिटिक्स बदल जाती है, रिलीजन बदल जाता है। अब इतने में आप जो है वो कैसे एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का कितना अरसा आप रख सकते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि नीचे एक तूफान पल रहा होता है जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। फवाद साहब, जब आप तहरीक इंसाफ में थे और ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी हिस्सा आपका रहा है, तो तब एक पेज पर हुकूमत को बहुत सराहा जाता था। अब थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही हैं, हाइब्रिड मॉडल की तारीफ़ें हो रही हैं, और जिनका हाइब्रिड मॉडल है मुश्किलात वो भी उठा चुके और आप लोगों ने भी उठा ली। तो आपके ख्याल में ये जो सेटअप है ये कितनी देर चलेगा और क्या यही सेटअप पाकिस्तान के हक में बेहतर है? देखिए, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, ये जो तीन ममालिक हैं, इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है ना कौमों की, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अथॉरिटेरियन रजीम या नॉन डेमोक्रेटिक रजीम में ज्यादा अरसा अफोर्ड नहीं कर सकते मुल्क। क्योंकि अथॉरिटेरियन रजीम का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ आप देखें ना वही लोग हुकूमत में होते हैं जो टॉप के एक दो लोग होते हैं उनके करीब होते हैं। उसके बाद जो बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो सारे एलियनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट सोसाइटी में बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इसीलिए अथॉरिटेरियन निज़ाम या मार्शल लॉ वगैरह पाकिस्तान में कामयाब नहीं रहे, और एक एवरेज एज 8 साल से ज्यादा मार्शल लॉ पाकिस्तान में चले नहीं कभी। और बड़े भरपूर जिनके पीछे पूरी दुनिया की ताकत थी वो मार्शल लॉज की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये कितनी देर चलेगा, क्या करेगा, हमें नहीं पता। जाहिर है इसमें इनको एडवांटेज ये भी है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस वक्त इनकी जो अपोजिशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और सारी अपोजिशन को इन्होंने जो है वो या तो ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के वहां पे खत्म कर दिया है, या वो अपोजिशन खुद जो है वो उस काबिल ही नहीं रही कि वो कोई चैलेंज दे सके। उसकी वजह से एक डेफिनेटली एक सांस लेने की आसानी जरूर है, लेकिन ये कितनी देर चलेगा या ये निज़ाम कितना देरपा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जितनी ये हुकूमत मजबूत नजर आती है अंदर से उतनी ही कमजोर है। कोई भी चैलेंज हुआ ये फेस नहीं कर सके। सर, उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा है, आपको कितना खदशा है कि वो ऑपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे? क्योंकि जो बाज़गश्त आ रही है वो तो ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक ऑपोजिशन लीडर लाया जाएगा, हो सकता है बिलावल साहब हों, और उसके बाद बहुत ही आराम से ये सिस्टम और ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। नहीं तो जिस तरह से अयूब खान साहब ने अपने भाई को अपोजिशन लीडर बना दिया था, तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए नवाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर बना दें। रिस्क लेना क्यों है तीसरे किसी का? आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और इसीलिए देखिए आज जिस तरह चकजई साहब ने कहा है, अल्टीमेटली देखिए पीटीआई को इन असेंबलियों से रिजाइन करना पड़ेगा। अब वो इसमें दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमों में जिस तरह से एमएनए को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उनको घर भेजा जा रहा है, तो अगर आपने इतना डर डर के ही रहना है तो फिर कम से कम लड़के तो मरे ना कोई। अगर इन्होंने मेरे ख्याल के अंदर तो जेयूआई से अगर इनका अलायंस हो गया होता तो फिर तो चीजें बहुत और होगी होती है। अगर जेयूआई और पीटीआई मिलकर रिजाइन कर दे असेंबलियों से फिर तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में लोग नहीं है जो कि कोई अलायंस बना सकते, कोई पॉलिटिकल थ्योरी स्ट्रेटजी बना सकते, वो अकेले खड़े हैं। तो अब ये सिर्फ देखना होगा कि अकेले रिजाइन करने का कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अदरवाइज देखें इन असेंबलियों में, इस निज़ाम में पीटीआई की बिल्कुल अब जगह नहीं है, और उन्हें फैसला करना है कि उन्होंने इन असेंबलियों में रहना है या नहीं। सर, वो रहे ना रहे, इन्होंने तो तैयारी पूरी पकड़ी हुई है। 9 मई के केसेस का फैसला 40 दिन होने को है, हर हाल में सुनाना है, उन पे तलवार लटक रही है। और मलिक अहमद खान साहब ने वैसे ही कुछ अरकान के लिए उनको भी मुअत्तल करके उनके रेफरेंसेस भी भेज दिए हैं। सो आपको लग रहा है कि ये जो 9 मई वाली तलवारें हैं ये भी छुरियाँ चलेंगी? और मलिक साहब ने तो वैसे ही चला दी हैं। अहमद खान साहब का तो बस नहीं चल रहा कि वो सारी असेंबली को मुअत्तल कर दें। जिस दिन मरियम नवाज तकरीर हो तो वो खुद बस बैठ के सुना करें और उनको कोई जो है वो डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बिकॉज आई थिंक मरियम स्पीच इज अ म्यूजिक टू
ऑफ स्पीकर साहब। तो खुशामद में बंदे को इतना भी जो है वो आगे नहीं चला जाना चाहिए। आई थिंक ये उनकी एक बहुत उनके वालिद साहब जो थे वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे। बड़ी रवायात है उनके उनके ख़ानदान की, उनके मामू, उनके कज़न और खुद अहमद जो हैं वो तवील अरसे से असम्बलियों में हैं। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि खुशामद में बंदा इतना आगे चला जाए कि अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को, उन चीज़ों को भूल जाए। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था और आई थिंक उन्हें उल्टा मरियम बीबी को समझाने की ज़रूरत थी कि ये आप पहली बार चूँकि असेंबली में आई हैं, तो आपको ज़्यादा शायद तकलीफ हो रही है, बट ये असेंबली ऐसी ही होती है और यहाँ पे तो लोग मुखालिफ बातें भी करते हैं और ये सारी दुनिया में ऐसा होता है। ये तो पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। सर, आप पीटीआई को मशवरा क्या देंगे? बिकॉज फिलहाल तो ऐसी जकड़ी गई है कि नज़र नहीं आ रहा कि कोई ना कोई रास्ता मुमकिन है या नहीं है। सड़कों पर भी कैसे आएंगी, अंदर बहुत डिवीजन है। सवात का कल मामला हो गया, गंडापुर साहब की गवर्नेंस पर बेतहाशा सवालात उठ रहे हैं। गवर्नेंस वाला तो है ही कोई नहीं है, लेकिन ये पीटीआई को मेरा मशवरा यही है शॉर्ट टर्म में वकीलों को हाथ जोड़े कि सर आपने बड़े पैसे भी बना लिए हैं, विजिट्स वगैरह भी आपके अच्छे हो गए हैं, गिफ्ट वगैरह भी आपने अच्छे ले लिए हैं। अब आप मेहरबानी करें कि थोड़ा जरा पॉलिटिकल लोगों को आगे आने दें। डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इन लोगों को आप अपने डिसीजन मेकिंग में अहमियत दें। एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, ये जो सारे लोग जो हैं बाहर है, इन लोगों का मशवरा ले लें और एक पॉलिटिकल कमेटी जो है उसकी तश्कील करें जिसमें इन सब ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनका मशवरा शामिल हो और वो पॉलिटिकल कमेटी फिर जो है वो आगे बड़ी स्ट्रेटजी बनाए। मूवमेंट चलाना जो है वो देखिए बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, बट खुद तो स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। आपने अलीमा बीबी जो है वो मूवमेंट हेड कर सकती हैं, रिलीज इमरान खान मूवमेंट वो चला सकती हैं, रिलीज जजेस मूवमेंट वो चला सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले बड़ी स्ट्रेटजी आपको चाहिए जो कि आप जिसमें कि आप जो है वो फिट इन हो सकें। आई थिंक दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फवाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। क्या रास्ता पीटीआई के पास बचता है, क्योंकि हालात जिस तरह के पीटीआई के लिए हैं और चारों तरफ से खबरें अच्छी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कारा साहब। बहुत शुक्रिया कारा साहब आपके वक्त का। पहले तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप लोगों को भी नशस्तें मिली हैं। अब हुकूमती इत्तेहाद को भी 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। सो अब एक बहुत ही बड़ा परसेप्शन जन्म ले रहा है, वो ये है कि आप इस अक्सरियत को किसी भी तरह मुफाद में इस्तेमाल हो सकती है, कोई नई तरमीम आ सकती है। 27वीं तरमीम की बाज़गश्त तो बहुत पहले से ही सुनाई दे रही है, तो कुछ ऐसा ही सोचा है हुकूमती इत्तेहाद ने? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये एक अदालती फैसला था और एक फैसले के खिलाफ एक अपील थी और वो अपील डिसाइड हो गई। इस पे ना तो हमें कोई खुशियां मनाने का लम्हा है और ना ही इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। कानून साजी या आइन साजी बड़ा संजीदा काम है, वो अवाम की और हालात की जरूरत के पेश नजर आपने करना होता है। बिल्कुल हमने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर हमें मौका मिलेगा और अवामी फलाह के लिए, बेहतर हुक्मरानी के लिए अगर आईनी तरमीम जरूरी हुई तो करेंगे। वो इस सूरत हाल में ये सीटें मिल जाने की सूरत भी हो गई, ना भी होती तो हमने जमातों को पहले भी मिला के कर ली थी। सर, एक तासुर ये है कि 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद पंजाब से पीटीआई अरकान को नाअहल किया जाएगा। फिर सानहा 9 मई के केसेस हैं और इन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा, वो नून लीग को सीटें मिल जाएंगी और उसके बाद शायद उनके पास इतनी अक्सरियत आ जाए कि आप लोगों की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ना, ये जो लफ्ज है ना, ये पीटीआई के एमएनएस को या उनके मेंबरान को डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा, ये बड़ा काबिल एतराज है। इसका मतलब है कि ये हुकूमत करा रही है, अदालतें नहीं कर रही हैं, हुकूमत के दबाव में होगा। ये मुनासिब नहीं है। अदालत का फैसला है, उसमें 5 जजेस ने या 3 जजेस 2 जजेस ने उसको अपोज भी किया है। एक देखिए ना, जो फैसला आया है ये भी फैसला कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे जजेस ने हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये 13 रुकनी बेंच था जिसमें से एक जज साहब ने रिक्यूज किया, 2 ने बेंच छोड़ दिया, फैसला पहले खिलाफ दे गए थे।
3 जज साहिबान ने भी एक हद तक डेसेंटिंग नोट दिया, फैसले के मेन के साथ एग्री किया। तो 7 जजेस ने बुनियादी तौर पे ये फैसला दिया है। सो इसका मतलब ये है कि ये किसी के किराए पे नहीं हो रहा। अगर किसी के किराने पे होता तो फिर सारे जजेस ही फैसला दे देते। लिहाजा हाँ, ये बात कि कल अगर ऐसा होता है, अल्लाह ना करे कि यही सूरत निकले, पीटीआई को अल्लाह करे होश आ जाए और वो अपने किए पे कोई निजामत का इजहार करके आगे बढ़े। लेकिन अगर ऐसी सूरत बन जाती है, अगर ऐसी सूरत बनती है, तो ये तो हालात का जबर होगा ना जी, और क्या कहा जा सकता है। रही बात कि उसके बाद हमारी जरूरत रहेगी नहीं रहेगी, ये जब वक्त आएगा देखेंगे। हमें नहीं तवक्को कि ऐसी सूरत हाल बनेगी। अगर सीटों की सूरत हाल अदरवाइज भी हो जाएगा, तो हम एक सिस्टम को मुश्किल वक्त में लेके चल रहे हैं, स्टेबिलिटी के वक्त पे भी लेके चलेंगे। और सर कुछ हल्के ये बातें कर रहे हैं, अब सारी बातें कि एक फ़ैसला आया तो तासुर मुख्तलिफ उभर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की अरकान की तैनाती, निगरान वज़ीर आज़म की मनपसंद तैनाती, ये सब वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से होंगे। और उसके बाद ये भी बात हो रही है कि शायद अब एक ऐसा अपोजिशन लीडर लाया जाएगा जो ज़्यादा मुखालफत नहीं करेगा और पीपल्स पार्टी से वो अपोजिशन लीडर होगा। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वुड बी रेडी फॉर दैट कि ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का हो और उसके बाद मिलजुल कर ये सारा सेटअप? मेरा नहीं ख्याल, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत की सपोर्ट में है, तो पीपल्स पार्टी से कैसे आ सकता है लीडर ऑफ द अपोजिशन? अपोजिशन का बंदा तो अपोजिशन से आएगा, और लीडर ऑफ द अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं, कोई और अपोजिशन का रहनुमा जो जमातें वहां पे हैं इस वक्त। क्योंकि जो मेंबरान जिनके खिलाफ फैसला आया है, इसकी रोशनी में तो वो सारे आजाद मेंबर हो गए, उन्होंने कोई जमात ज्वाइन नहीं की। लिहाजा अगर ये जमात की अपोजिशन लीडर मिलना है, तो फिर नेचुरली कोई अपोजिशन की जमात होगी। पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन में है नहीं। और सर कल पंजाब असम्बली में एक इजलास, काफ़ी देर बाद वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर आई और बजट सेशन था। ऑपोजिशन का एहतजाज करना फितरी था, हमेशा होता है, आपने भी देखा होगा। लेकिन जब कल वो तकरीर कर रही थी, ऑपोजिशन अरकान शोर मचा रहे थे, तो इस पर ऑपोजिशन लीडर ने 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया और उनके नाअहली के रेफरेंसेस भी आज भिजवा दिए। सर बतौर एक सियासी रहनुमा और एक सीनियर रहनुमा, आपको लगता है ये पीपल्स पार्टी की नज़र में एक दुरुस्त इकदाम है? एहतजाज करना तो मामूल है असम्बली सेशंस के दौरान, और बहुत दफ़ा बहुत टाइम हर तरह के इजलासों में होता है एहतजाज। देखिए, हमारे यहाँ ये पिछले काफ़ी अरसे से असम्बलियों के अंदर होने वाला एहतजाज और एहतजाज का जो रंग है, वो आस्ता आस्ता हद से बढ़ गया है। हम भी करते रहे, अच्छा एहतजाज भी करते रहे, गलत भी करते रहे, हमसे भी गलतियां हुई। ये बात नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हम एहतजाज करते थे, बिल्कुल। हम कि आज की अपोजिशन के बाद इसके रंग में बदनुमाई में इजाफा कर रहा, तुर्शी में इजाफा कर रहा, जिसकी वजह से पार्लियामान के मेंबर्स का, असम्बलियों का, सियासी अमल का वकार खत्म हो रहा है। सो इसको रोकना होगा। अब बात हाथापाई, गाली गलौज सब कुछ होना शुरू हो गया है। और ये नहीं, एहतजाज तो बुनियादी तौर पे एक हक है, जरूर करें, और उसके बाद मेंबरान अपना हक भी इस्तेमाल करें जो हक तकरीर है। गवर्नमेंट को भी बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन जब बातें हद से बढ़ जाती हैं तो फिर दोनों अतराफ से चीजें इसी तरह होती हैं। मैं फिर कहूंगा कि इस मामले को, हमारी सियासी जमातों को अपने सियासी एजेंडा से हटके असम्बलियों के अंदर डिबेट और माहौल को, असम्बलियों के बाहर भी एहतजाज को भी लिमिट करना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक रियासत चला रहे हो और मैं मुश्किल में हूं तो मैं एहतजाज करूं और मैं सड़कें बंद कर दूं, मैं चौक चौराहे बंद कर दूं, मैं आग लगाना शुरू कर दूं। ये मुमकिन नहीं है। इस तरह एहतजाज नहीं होते, ना रियासतें चल सकती हैं। हमें असम्बलियों के बाहर अवामी एहतजाज हो, सियासी एहतजाज हो, आपको हक इज्तिमा भी है, हक एहतजाज भी है, लेकिन उसकी एक लिमिट मुकर्रर करनी होगी और वो सियासी जमातें बैठ के करें। अगर सियासी अमल को हमने मोतबर बनाना है, इसको बावकार बनाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। असम्बलियों के अंदर जो दिन ब दिन माहौल खराब हो रहा है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इससे कोई बेहतरीन ये एहतजाज नहीं है, ये बदनुमाई है जो बढ़ती जा रही है। और मैं अपने आप को इससे मुबर्रा नहीं कर रहा। हम भी ये करते रहे, हम जो करते रहे वो भी गलत करते रहे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। असम्बली के अंदर एक खातून है, वो वजीर आजम के तौर पे, वजीर आला के तौर पे तकरीर कर रही है, उनके ऊपर आपने एहतजाज कर लिया और उसके बाद अपनी तकरीर में उसका जवाब दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दे। अगर आप उनकी जात के ऊपर घटिया जुमले या गाली गलौज पे जाएंगे और मेंबरान
हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली उनके जमात के लोग भी आगे बढ़ के उनको इज्जत उनको बचाने की कोशिश करेंगे। वहां खवातीन बैठी थी उनको बचाने की, उसके नतीजे में अगर कोई धींगा मुश्ती हो गई, अगर कोई हालात कानूनी तौर पे या जवाबत से बढ़ के हो गए तो स्पीकर ने कोई एक्शन तो लेना है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को, पंजाब हुकूमत को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, स्पीकर साहब को भी दरगुजर कर रवैया अख्तियार करना चाहिए और निस्बतन कम सजाएं जो हैं, डिसमेंबरमेंट तो कर बड़ी जाती होगी, बहुत बड़ी सजा है, लेकिन निस्बतन कम कि कुछ एक सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए, किसी के अगर बहुत ज्यादा बियॉन्ड चला जाता है कोई तो उसको सस्पेंशन हो। लेकिन ये बहरहाल जमातों को देखना होगा, इसके ऊपर बहस करनी होगी। जमातों के अंदर जब भी कोई एजेंडा जमातें बैठे तो हमें तय करना होगा कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करें। एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि आपको हक है एहतजाज, मेरा हक है एहतजाज करना, लेकिन आपका भी तो एक हक है ना, आजादी इजहार, आजादी मूवमेंट। अगर मेरा एहतजाज आपके हक के रास्ते में रुकावट बन रहा है तो ये मेरा एहतजाज का हक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसको भी लिमिट करना होगा। ये जो हमारे यहाँ कोई सियासी और मजहबी जमातें उठाती हैं, लठ उठा के आ जाती हैं, हुकूमत का आलम ये होता है कि जीटी रोड के पुल बंद हो जाते हैं, जीटी रोड में खुदाइयां करके खंदकें खोद दी जाती हैं और चढ़ाइयां हो रही होती हैं, बुलडोजर लेके, क्रेने लेके। जिसने भी कर रहा है, आज कर रहा है या माजी में किया, गलत हुआ। अब हमें इसको बंद करना होगा। बिल्कुल, और लीडरशिप ऊपर से अगर ये ऑर्डर्स दे तो मेरा ख्याल है नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आता है। बहुत शुक्रिया अब आपके वक्त का। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। सीनियर सियासतदान है, साबिक वफाकी वजीर हैं और माहिर मौशियात भी हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, इसके मुताबिक नुमाइंदगी उन जमातों को दे दी गई जिन्हें अवामी मैंडेट किसी न किसी तरह हासिल नहीं था। आपके ख्याल में ये जो 2 तिहाई अक्सरियत अदलिया के इन फैसलों से मिली है, इस पर जमहूरियत और स्पेसिफिकली मौशी तौर पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अब ये कहना कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, ये तो जरा सा जमहूरियत के लफ्ज़ के साथ जाती होगी। और अब तो खुद वज़रा भी कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान अब जमहूरियत नहीं है, कोई हाइब्रिड निज़ाम है। तो हाइब्रिड के अंदर कुछ भी कर सकते हैं आप। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया और आज से कुछ चंद माह पहले जो फैसला दिया, वो यकसर मुख्तलिफ हैं। अब उनमें से कुछ जजेस तो वही बैठे हैं जो पहले थे, कुछ जजेस मुख्तलिफ हैं। अब जो एक पाकिस्तानी आम शहरी की तरह तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि अब मैं किस बात को मानूं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ठीक थी या ये सुप्रीम कोर्ट ठीक था, क्या वो आईनी कानूनी और इंसाफ के उस पर फैसला था या ये है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी एक मुसलसल तारीख है। जस्टिस मुनीर साहब के जो ज़माने में फेडरल कोर्ट ने फैसला दिया था मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में, उस वक्त भी वो ताकत के साथ खड़े रहे, इंसाफ के साथ नहीं खड़े रहे। अनवारुल हक साहब जब जस्टिस थे, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगाई, फांसी का फैसला दिया, उस वक्त भी वो ताकत के साथ खड़े रहे, जस्टिस के साथ नहीं खड़े रहे। 4 मरतबा 90 की दिहाई में हुकूमत बरतरफ हुई, जज साहिबान हमेशा ताकत के साथ खड़े रहे। जस्टिस साकिब निसार जो थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ क्या क्या फैसले किए, मियाँ नवाज शरीफ को अकामे पे निकाल दिया, वो उस कोर्ट में ताकत के साथ खड़े रहे। फिर उसके बाद काजी फायदे सा फिर ताकत के साथ खड़े रहे। तो इस तरफ भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, उस तरफ भी नाइंसाफियाँ हुई हैं। लेकिन जाहिर है कि पिछली नाइंसाफी का सद्देबाब इस वक्त नाइंसाफी करना तो नहीं है। ये कौम का और ये खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं कि ये एक डिसफंक्शनल कंट्री की इलामतें हैं कि ना कानून सही चलता है, ना हमारा सियासत सही चलती है, हमारा तो मजहब भी सही अब नहीं चलता। ये मौलवी साहिबान के हाथ में। सर, फ़र्ज़ कर लेते हैं इस फैसले के बाद अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ जाती है, जिसकी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, बिकॉज अपेरेंटली दे डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट, तो क्या इस सूरत में जो बजट में हमने टारगेट्स रखे हैं, जिनमें से कुछ तो अदाद-ओ-शुमार पहले ही नाकाबिले यकीन हद तक हमने सेट कर दिए हैं, जैसे कि ग्रोथ रेट है, ज़राअत का हदफ है, बरामदात का है, ये हम अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स? देखिए, पीटीआई ना भी आए सड़कों पर तो टारगेट तो अचीव नहीं होंगे। आपने देखा कि इस साल 2% की भी ग्रोथ नहीं थी, हमने ज़बरदस्ती उसको 2.6 या 7 बोल दिया। तो पीटीआई के सड़कों पे आने या ना आने से ना हुकूमत के टारगेट्स पे फ़र्क पड़ेगा, ना हुकूमत के अहदाफ पे फ़र्क पड़ेगा, ना पीटीआई कोई अपना हदफ पूरा कर सकेगी। हमने ये देखा है कि पीटीआई जो है, वो जो सियासत करती है धरने की, वो अब कौम का मिजाज नहीं है उस सियासत का।
और वो एक अली अमीन गंडापुर साहब एक लश्कर तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो पीटीआई को, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा अपना मशवरा पीटीआई को सिंसियर मशवरा होगा, मतलब मैं कोई तज्जिया मशवरा नहीं दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वक्त इनके जितना ये दबाव में हैं बेचारे और जितना इनके साथ जुल्म हो रहा है इतना नहीं हुआ है। मैं ये जानता हूँ कि पंजाब में ख़ास तौर पर पीटीआई के वर्करान बहुत ही ज़ेर अताब हैं, उनकी लीडरशिप पूरे पाकिस्तान में ज़ेर अताब है, मैं ये जानता हूँ। इस जानते हुए भी मैं उनको भाईचारगी का मशवरा दूंगा कि दरवाज़ा बातचीत का खोला रखें, बातचीत की कोशिश करें और ये धरनों की सियासत से दूर हट जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ वो किस्म की जमहूरियत नहीं है कि जिसमें स्पेस मिलती है सियासी एक्टिविटीज़ की। बिल्कुल ठीक है सर। हुकूमत टैक्स नेट वसी करने के बजाय, आपने भी देखा होगा, घूम फिर कर उसी शोबे को मजीद गिरफ्त में ले आती है जो कि पहले से ही दबा हुआ है। पेट्रोलियम लीवी पर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। आपको लगता है कि पेट्रोलियम लीवी ही एक वाहिद रास्ता है जिसकी बिना पर हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं? ये एक अच्छी पॉलिसी है, ये एक देरपा पॉलिसी है, या फिर हुकूमत को किसी ना किसी दिन हम एक्सपेक्ट करें कि बैकफुट पर जाना पड़ेगा? देखिए, 1000 अरब रुपया जो है वो हुकूमत, ये 1200-1300 अरब रुपया अगले साल जो है वो पेट्रोलियम लेवी पे लेगी। 600 अरब रुपया इस साल लिया है, 620 मिला तो 700-750 अरब रुपया अगले साल लेंगे तनख्वाहदार तबके से। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी जो कि मोटरसाइकिल सिर्फ ओन करता है 60-70 हज़ार रुपए की, उससे आप रोज का 36 रुपए, 35 रुपए, सॉरी, रोज का 120 रुपया आप पेट्रोलियम लेवी की सूरत में ले रहे हैं जब वो 1 लीटर पेट्रोल लेता है। यानी कि उससे आप महीने का 3600 रुपए ले रहे हैं। एक 70,000 की मोटरसाइकिल वाले से महीने का 3600 रुपए आप ले रहे हैं, और वो बेचारे की अगर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है तो उस तनख्वाह में से भी टैक्स काट रहे हैं। तो उससे आप टैक्स लेने में आपको कोई शर्म नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक करोड़ों की दुकान वाले से आप जो है वो 3,000 रुपए महीने का टैक्स नहीं ले सकते। वो जो आपने टैक्स का हदफ रखा था ताजिर स्कीम पे, उस पे आपने 53 अरब रुपए का हदफ रखकर 40 लाख रुपए भी जमा नहीं करे, और आप तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लेते हैं, तो उस पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको चीनी महंगी करने के लिए, चीनी का आप देखें कि क्या अजीब सी बात है, ये स्कैंडल की बात है कि 7,65,000 टन आपने चीनी एक्सपोर्ट करवाई, जिससे चीनी की कीमत बढ़ गई, 130 रुपए से 210 रुपए हो गई, और उतनी चीनी 7,50,000 अब आप इंपोर्ट करने दे रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट नहीं करते तो चीनी आज 130 रुपए की होती। लेकिन चीनी की कीमत क्यों बढ़ाई है? चीनी की कीमत इसलिए बढ़ाई है कि चीनी की मिल मालकान आप जानती हैं कौन है। तो ये हुकूमत जो है वो ना पेट्रोलियम लेवी हुई या तनख्वाहदार तबके पे टैक्स हुआ या कोई और टैक्स हुआ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आवाम के वोट से नहीं आए। देखिए ना आप क्या किया है हमारे किसान भाइयों के साथ, इन्होंने गंदम के किसानों को मार डाला है, क्योंकि अगेन इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो मिफ्ता साहब, ये जो चीनी वाली बात आपने कही, मैं आपसे पूछने भी वाली थी, अब चूंकि आपने जिक्र कर ही दी है, आखिर क्या वजह है कि चाहे वो आपका दौर हुकूमत हो जब आप वफाकी वजीर थे, चाहे वो खान साहब का दौर हो या किसी का भी हो, हम इन शुगर मिल मालकान पर हाथ नहीं डाल सकते। नून लीग ताजरों पर टैक्स वसूल करने के लिए हाथ नहीं डालना चाहती, पीपल्स पार्टी ज़रात पर टैक्स लगने नहीं देना चाहती। तो जब इतने नो गो एरियाज़ हमने मौशी सतह पर बना लिए हैं, तो फिर टारगेट रख के अचीव करना तो फिर ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब हो चुका है अब तो, और वो ख्वाब है जो कि शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। देखिए ना, आपने 2019 में इमरान खान साहब ने चीनी की कीमत बढ़वाई, 60 रुपए से 90 रुपए करवाई। क्योंकि आपने बरामद कर दी चीनी। उस पे शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट्स मौजूद हैं, मेरे भी ट्वीट्स मौजूद हैं, शाहिद अब्बासी के भी ट्वीट्स मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ साहब के भी मौजूद हैं, जिस पे वो आग भगोड़ा हो रहे थे इमरान खान की इस पॉलिसी की। शाहिद अब्बासी और मैं तो आज भी उस पॉलिसी पे खड़े हैं कि इस तरह की एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी मौक़िफ़ चेंज कर दिया यकसर, जैसे कि पीका लॉस पे चेंज कर दिया अपना मौक़िफ़, जैसे कि वोट को इज्जत दो पे मौक़िफ़ चेंज कर दिया। और पीपल्स पार्टी तो, जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पीपल्स पार्टी ये ने जो सिंध में तालीम का हाल किया है कि 58% जो खानगी थी हमारी, आज से 2008 में जब इनकी हुकूमत आई उसके बाद कुछ 4,000 अरब रुपया इन्होंने तालीम पे लगा दिया, और उसके बाद उसको कम कर दिया, पढ़े लिखे लोगों की शरह कम कर दी। तो ये तो मतलब एकदम बेहिसी और नालायकी और बेशर्मी का एक अलग मिजाज आ गया है हमारे हुक्मरानों में और अशराफिया में, कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता आवाम को क्या हो रहा है। और आवाम को भी इनको देखें, इवेंचुअली मैं आपको बताऊं कि जब चाहे वजीर आजम हो या वजीर आला हो या सदर मुमलिकत हो, आप आवाम की नौकरी कर रहे हैं। और ये 17 साल से अगर कोई लोग परफॉर्म नहीं कर सके तो 18वें साल परफॉर्म नहीं करेंगे। आवाम को इनको फिल फॉर नौकरी से निकाल देना चाहिए।
सर किसी का मैंडेट हम किसी की झोली में जब डाल देते हैं, सो आप खुद वजीर ख़जाना रहे हैं, आपको लगता है कोई सरमायाकार इस तरह के सेटअप में जहाँ पर अदलिया पर यकीन ना रहे अपना सरमाया लगा सकता है, या फिर डोलती हुई गवर्नेंस के ऊपर अपना सरमाया लगा सकता है? मेरी बहन, ये किसी का मैंडेट किसी की झोली में ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। कभी कभी हमारे कुछ पीटीआई के दोस्तों को ये लगता है कि 2024 में पहला इलेक्शन चोरी हुआ है। तो मैं उनको डिसअब्यूज करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2018 में भी इलेक्शन चोरी हुआ था और 2010 से जो थे वो 2022 तक इमरान खान साहब जो थे वो फौज के सबसे बड़े शहदाई थे और सबसे बड़े स्पोक्समैन थे। सबसे ज्यादा फौज को सियासत में, हर जगह उनकी सियासत में फौज ने मदद की और उनको उस वक्त फौज की सियासत में मुदाखलत बुरी नहीं लगती थी। तो इनको हमको देखें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आजम की बहन जिसके भाई ने मुल्क बनाया, उसको भी 1960 के अंदर 1965 के इंतखाबात में वो भी जीती थी, फॉर्म 45 वो भी लेके घूमती थी। तो आपने उनको भी नहीं दिया, इस चक्कर में मुल्क तोड़ दिया आपने। लेकिन आपने 70 के इंतखाबात में मुजीबुर रहमान को भी नहीं दिया। तो पहली मरतबा ये चोरी नहीं हुई है, लेकिन दुआ करेंगे ये आखिरी मरतबा चोरी हो। और इसमें हम सबको किरदार अदा करना है। और मैं ये समझता हूँ माजरत के साथ कि हुकूमत का तो पहल करनी पड़ेगी, लेकिन ये बेचारे इस वक्त ख़त्म हो गए हैं, ये इनकी सियासत ख़त्म हो गई है, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुके हैं। अगर कोई जेन्युइन सियासी लीडर है तो इमरान खान इस वक्त रह गया है। इमरान खान को एक कदम उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैंने गलती की है, हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने फौज की सपोर्ट से हुकूमत ली है, ये मेरी गलती थी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जाके ये बात करें तो जो लोग दीगर सियासी लोग हैं जो कि जमहूरियत में बिलीव करते हैं वो भी इसका साथ देंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ है और उसके पुराने इलेक्शनों की बात ना करें। आपको ये बात भी करनी होगी। और ये बात तो दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग ने जितना अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत खत्म कर दी। अगर मियां नवाज शरीफ उस दिन ये फरमा देते कि मैं इलेक्शन हार गया हूं तो उनकी सियासत जिंदा रहती। इलेक्शन में हारने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चोरी की सीट पे बैठना बुरी बात है। सर, तो ये समझा जाए कि आपकी अपनी सियासी जमात है और आप और शाहिद हक्कान अब्बासी कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपोज कर सकते हैं इस सिस्टम को और सड़कों पर आ सकते हैं? हम सड़कों पे आने वाले नहीं है, ना हम इतनी सियासी बड़ी जमात है हमारी, और ना हमारी ये सोच है। हम अब भी समझते हैं कि कौमों के फैसले सड़कों पे नहीं होने चाहिए, कौमों के फैसले ऐवानों में होने चाहिए उनके नुमाइंदों के तहत, और उनके नुमाइंदों को फ्रीली इलेक्ट होना चाहिए। और हम समझते हैं कौम अब भी ये जिंदा कौम है, हमने साबित कर दिया हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में। हमको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। हमको ये बात समझ में आती है, इमरान खान साहब जो है वो भी सबसे बड़े सियासी लीडर है पाकिस्तान के, मगर हमको ये भी बताया कि सबसे ज्यादा पावरफुल लोग कौन है पाकिस्तान के। इन सबको बैठना है। हमारी सियासी जमात अगर कुछ कर सकती है इन दीगर फरीकों को साथ लाने के लिए, मिलाने के लिए, तो वो करेंगे। लेकिन इस वक्त ये कौम जो है ये मजीद सड़कों के फैसलों की मुताहम्मिल नहीं हो सकती, और ये बात हुकूमत को समझनी चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी सेम। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद। देखते हैं आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस फैसले के अब आप मुल्की सियासत पर क्या असरात देख रहे हैं? मैंडेट किसी का था, चला किसी को गया, 2/3 अक्सरियत भी हमें मिल गई। क्या कुछ अब हम इस अक्सरियत के साथ एक्सपेक्ट करें? मेरा ख्याल है अगर 2/3 अक्सरियत का कोई प्रोजेक्ट था लेने का तो उसका पूरा एजेंडा भी होगा। अब वो एजेंडा क्या क्या है? जो तरमीम थी वो तो करा ली इन्होंने, 26 सबसे इम्पोर्टेंट तरमीम थी जो मुतनाज़ा है, अगरचे वो आइन में शामिल है लेकिन मुतनाज़ा है। इसी तरह मैं फैसल लौडा का जिक्र करूँगा। वो बार बार कहते हैं कि 27वीं तरमीम और आएगी और ख़तरनाक होगी वो। अब वो क्या कहना चाहते हो कि पूछता भी नहीं उनसे जब उनके हाथ लगता है तो पूछना चाहिए कि भाई उस 27वीं तरमीम में क्या होगा। क्या कुछ और लोग जो गैर मुंतखब होंगे वो आके बैठ जाएंगे
पार्लियामेंट में, क्या किस तरह होगा, कोई मिनिस्टर में वाकई नहीं आता, लेकिन ये सवाल उनसे होना चाहिए कि 27th अमेंडमेंट जो आप कह रहे हैं कि आएगी और सब कुछ तौबाला हो जाएगा, वो कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा। अच्छा, उसके साथ ये भी कि इकरा हमारे बहुत से फैसले हमें जैसे देखे पाकिस्तान की तारीख में, अदलिया ने कभी अस्करियों से मिलकर, कभी अस्करीज ने उनसे मिलकर फैसले कराए। पुरानी तारीख हमारी है, अगर अदलिया हमारी सही काम कर रही होती तो हमारी पहली असम्बली नहीं टूटती, हमारा पहला आइन ज़ाय नहीं होता। गुलाम मोहम्मद का ज़माना, जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस, वाह वाह, उन्होंने कहा उड़ा दो, सब उड़ा दो। पता नहीं कौन सा कानून लाए जिसके तहत उन्होंने असम्बली भी तोड़ दी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की। और फिर आता गया आता गया आता गया, फिर साकिब निसार आ गए, फिर उससे बड़ा भुट्टो की फांसी आ गई। और 40 साल बाद अदलिया ने तस्लीम किया कि हाँ जी गलत हो गया हमसे। गलत हो गया तो सज़ा तो दो भाई, वो सज़ा भी नहीं थी, उन्होंने अलामत से सज़ा दे देते, ब्लैक बोर्ड पे नाम लगा देते कि वो जज थे जिन्होंने एक मासूम आदमी को, गुनाह आदमी को फांसी पे लटकाया। ये जो फैसला आया था कि तमाम सीटें पीटीआई की, इस पर खासा इख्तलाफ हो गया, ये खासा मुतनाज़ा हो गया। उसके बाद आइनी बेंच बनाई गई और आइनी बेंच का फैसला आपके सामने है। कहते हैं 7 जजों ने नजरसानी को अप्रूव किया है, मैं कहता हूँ 9.5 ने अप्रूव किया है। आधा लगा लें आप मुंदखिल साहब को, 2 लगाएं आप मशरूत नजरसानी अप्रूव जस्टिस मजहर को, जस्टिस रिजवी को लगा लें आप, तो 9.5 बनते हैं। इस तरह ठीक है, ओके फाइन, ये हो गया। लेकिन ये भी मुतनाज़ा है क्योंकि पीटीआई पूरी ताकत से बोलना चाह रही है। अब जो उन्होंने कल किया पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बली में सॉरी, वो आपके सामने है। वो उमर अयूब ने कल धमकी दे दी है कि हम कौमी असम्बली में यही करेंगे, तो फिर यहाँ से लोग निकाले जाएंगे, वहाँ से लोग निकाले जा रहे हैं। सर कहते हैं कि इनका मंसूबा वैसे तो इन्हें निकालने का ही है ताकि और इनके लिए बेहतरी हो सके, लेकिन पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है सर, क्या कर सकते हैं? अलीमा खान तो पहले ही कह चुकी हैं कि जनाब माइनस इमरान खान हो रहा है, क़यादत के अंदर वैसे ही बहुत डिवीजन है। कोई बहुत ही भरपूर स्ट्रॉन्ग एहतजाजी तहरीक हम एक्सपेक्ट करें तहरीक इंसाफ से? नहीं, देखिएगा, आप भी खबरें पढ़ती हैं, देखती हैं, खबरों पर बात करती हैं आप, हम भी यही काम करते हैं बरसों से। तो आखिरी तहरीक, आखिरी जुलूस कब आया था वो याद है हमें। उसके बाद से अब तक कितने ऐलानात हुए, कितने ऐलानात हुए कि तहरीक जा रही है, कल लेके जाएंगे, परसों लेके जाएंगे। जुनैद अकबर को लाया गया, उनसे निकलवाया गया, वो नाकाम रहा। वो जुलूस केपी में नाकाम रहा। कैन यू इमेजिन? वो फिर जुनैद खामोश होकर बैठ गए, फिर अब वापस आए तो उन्होंने खूब दिल की भड़ास निकाली, उन्होंने सबके नाम लिए, कौन कौन लोग छोड़े, वो आपने सुन लिया होगा। अलीमा खान ने जो कहा कि माइनस कर दिया गया, वो शायद बहुत गुस्से में थी वो, और कुछ सोच के बोली थी, क्योंकि केपी असम्बली ने बजट मंजूर कर लिया था खान साहब से पूछे बगैर। अब खान साहब क्या बताते? खान साहब इकोनॉमी के मास्टर नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि खान साहब नॉट अ पॉलिटिशियन एज वेल। खान साहब एक बड़े पब्लिक और अवामी नुमाइंदे हो सकते हैं, लेकिन उनमें 2 चीज़ें नहीं, अगर ये होती तो उनकी पहली गवर्नमेंट नाकाम नहीं होती। अपनी पार्लियामेंट, अपनी असम्बली नहीं तोड़ते वो अगर आईने काम नहीं करवाते कासिम सूरी से। तो ये सब बातें करने वाली इस हुकूमत की का फरागदिल है, मेरा ख्याल है, बेवकूफ़ी है ऐसा तो, कि कासिम सूरी को उन्होंने छोड़ रखा है। वरना तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है रूलिंग देकर। अब ये है तो अब खान साहब का मसला यह है कि वो भी, खान साहब के वकील भी अजीबोगरीब है, मेरे समझ में नहीं आता। सर साथ ही साथ जहां पे इनके पास इक़्तिदार है केपी में, चलें और कुछ ना करें, गवर्नेंस तो वहाँ बेहतर करें, लेकिन जो कल सवात में हमने देखा, अब आपको नहीं लगता गंडापुर साहब को हट जाना चाहिए अपनी सीट से? सवात में ये कल हुआ, 2022 में हुआ, सेम ऐसे ही वाक़या। 1 घंटे तक वो भी चिल्लाते रहे, करते रहे। कल सवात में एक लड़का है बिलाल,
उसने अपनी राफ्ट निकाल के वो बनाई हुई उसने बांसों सांसों से वो लेके निकला था अरे उसको बॉडीज मिली उसके बाद। लेकिन बहुत जालिमाना थी ये बात कल कल की भी उससे पहले की भी कोहिस्तान में भी हो चुका है ये। तो जो कुछ हुआ वो नाकाबिल यकीन था, नाकाबिल बर्दाश्त था कि असिस्टेंट कमिश्नर बहुत कीमती शॉल ओढ़े हुए खड़ी हुई वहाँ कह रही हैं कि ये लोग क्यों चले गए दरिया के अंदर। भाई तुमने जाने क्यों दिया दरिया के अंदर? कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? कहाँ थे आपके गार्ड्स? कहाँ थे आपके इकदाम जो कहते हैं आप कि तो हमारा फार्मूला बना हुआ है उस पर अमल होता है और हमारा पूरा रेस्क्यू का एक सिस्टम है। मैं थोड़ी कुछ चलाता हूँ खेमा। ये कोई तरीका नहीं था बात करने का। चीफ मिनिस्टर अपने सूबे में अमवात पर शर्मिंदा भी नहीं है। दिस टू मच, बहुत ज़्यादा था ये। और यकीनी तौर पर गड्ढापुर साहब को सोचना होगा कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है, उनकी हुकूमत कैसी है। खुद हुकूमत के अंदर इख्तलाफ है, खुद पार्टी के अंदर इख्तलाफ है, खुद असम्बली के अंदर इख्तलाफ है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका NBC नासिर बेग चुगताई साथ मौजूद थे फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। मौत तो हुई है और आम लोगों की हुई है, और जिस तरह अभी नासिर साहब फरमा भी रहे थे कि इस पे आंसरेबल आपको होना पड़ेगा क्योंकि आपकी गवर्नेंस है KP के अंदर। अगर आप जवाब दे नहीं होंगे तो आवाम आपसे जवाब मांगेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।